हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑफ द बिजनेस स्टडीज क्लास 11th की। और आपका जो पहला टॉपिक है दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और ये वाला चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहला टर्म जो आता है ना दैट इज बिजनेस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बिजनेस क्या होता है, सर बिजनेस कोई ऐसा काम होता है जिसके अंदर आप पूरे दिन क्या रहते हो सर, बिजी रहते हो। जैसे मैं पूरे दिन पढ़ाने में क्या रहता हूँ सर, बच्चों को बिजी रहता हूँ। तो सर अगर मैंने कभी एक बार एक बच्चे को पढ़ा दिया तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो मेरा बिजनेस है? नहीं सर। किसी चीज को बिजनेस बोलने के लिए आपको रेगुलरली वो काम करना पड़ेगा। और उससे आपके पास क्या आने चाहिए सर? पैसे आने चाहिए। मतलब सर वो आप काम जो कर रहे हो ना वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कर रहे हो। मतलब सर आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव होता है, जहां पर उसको हम क्या बोलते हैं सर? बिजनेस बोलते हैं। तो द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड। सर ये बिजनेस वर्ड कहां से निकल के आया है सर? एक वर्ड है जिससे निकल के आया बिजी। थस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। सर हम किसी काम में क्या है सर? व्यस्त है सर, बिजी है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कभी दोस्त काम कर रहा होता है, हम कहते हैं जा भाई अपने काम से मतलब रख, मतलब माइंड योर ओन बिजनेस। तो दैट इज बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। सर एक काम कर रहे हो आप इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। सर रेगुलर होना चाहिए। जैसे मान लो मैं बच्चों की क्लासेस ले रहा हूँ, सुबह पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, इन एक्टिविटीज। तो रेगुलरली एंगेज किसी काम में हो, रिलेटेड टू कौन कौन से काम हो सकते हैं? या तो आप कुछ खरीदते हो, या फिर कुछ आप बनाते हो, या फिर सेल करते हो किसकी गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू टू सर ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। तो बिजनेस एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है बच्चों लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है हमें समझा दो। तो देखो बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आर लाइवलीहुड। सर ऐसा काम जिसको करके हमें क्या मिलता है सर? पैसे मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। सर वो फैक्ट्री में काम क्यों कर रहा है सर? उसको पैसे कमाने। अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन अ क्लिनिक। सर एक डॉक्टर आपको देखते हैं ना, स्टेथोस्कोप लगा के ऐसे चेक करते हैं आपकी हार्ट बीट। दिल है इस बंदे का, नहीं है, ठीक है, तो पता चलता है डॉक्टर को हाँ इस बंदे का दिल है, दिल तो मतलब बीट कर रहा है, हार्ट बीट कर रही है। ठीक है, तो भैया वो जो डॉक्टर है ना ऐसा क्यों कर रहा है सर? पैसे कमाने के लिए। अब मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस एंड अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल आर डूइंग सो टू अर्न देयर लाइवलीहुड एंड आर देयरफॉर एंगेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपके स्कूल में टीचर्स जो है पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं सर? क्योंकि उनको सैलरीज मिलेगी, सैलरीज मिलेगी तो घर का खर्चा चलेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप क्लासीफाई कर सकते हो तीन और एक्टिविटीज के अंदर। सर कौन कौन सी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? देखो ना सर, पैसे कमाने के लिए या तो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ सर? बिजनेस कर रहा हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं सब? प्रोफेशन करते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई डॉक्टर बन गया, कोई लॉयर बन गया। तो मतलब प्रोफेशन करने के लिए ना आपके पास कोई अच्छी डिग्री होनी चाहिए। फिर एक बात करते हैं सर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया सर? जॉब होगी। ठीक है, क्या करते हैं सर? जॉब करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तीन क्लासिफिकेशन है, एक तो बिजनेस है, एक प्रोफेशन है, और एक क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो। और छोटे छोटे पता है क्या करा करो, जब वीडियो को देखते हो ना तो छोटे छोटे नोट्स बनाते रहा करो। सिर्फ ऐसे मत करा करो कि सर सामने बैठ गए और बस वीडियो को बस देखे जा रहे हैं ना, भजन की तरह। भजन की तरह नहीं, अपना रजिस्टर ओपन करा करो। अब जैसे हेडिंग डाल लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और उसके तीन क्लासिफिकेशन क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं सर व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ। सर ये वो एक्टिविटीज होती है जिसको मैं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे हमारी घर की मम्मी खाना बना रही है, घर पे मम्मी क्या बना रही है? खाना। क्या वो प्रॉफिट कमाना चाहती है? आपको खाने के बदले क्या वो पैसे मांगती है क्या आपसे? नो सर। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट एंड पेट्रोइटिज्म। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे जो सेना के जो जवान है वो सर आर्मी में क्यों है सर? उनके अंदर देशभक्ति है ना, ऐसा नहीं है कि सर उनको सिर्फ पैसे ही कमाने हैं। ऑन द अदर हैंड हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली और अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंस दे आर डूइंग आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी। तो ये जो भी काम हो गए कि मतलब एक बंदा किसी को रोड क्रॉस करवा रहा है, क्यों करवा रहा है सर? उससे पैसे थोड़ी ना मांगेगा, बिकॉज सर बिकॉज ऑफ द सिंपैथी एंड द लव। तो कोई भी काम आप जो कर रहे हो, प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत ही बढ़िया सर। सर बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं किसी चीज को बिजनेस बोलूंगा तो ध्यान से समझना, उसके अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब सर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पैसे कमाने का, नॉट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ऐसा नहीं है कि सर मतलब मैंने बच्चों को पढ़ा दिया ऐसे, है ना, और मैं सामने से पैसे नहीं ले रहा, तो वो बिजनेस नहीं होगा। अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एंड इफ आई एम अर्निंग मनी, दैट इज देन इट इज माय बिजनेस। फिर प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्स। तो मैं कुछ चीज खरीदता हूँ या फिर मैं कुछ सर्विसेज देता हूँ, किस चीज के लिए सर? बेचने के लिए, बिकॉज ये सारा काम कर रहा हूँ सर मैं प्रॉफिट कमाने के लिए। सर्विसेज इंक्लूड कौन कौन सी सर्विसेज देते हो आप बिजनेस के साथ सर? जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होगी, बैंकिंग सर्विसेज होगी, इंश्योरेंस सर्विसेज होगी। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है सर। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भैया ये होना चाहिए रेगुलर बेसिस के अंदर। देयर शुड बी सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब बिजनेस के अंदर या तो आप गुड्स में डील कर रहे हो या सर्विसेज के अंदर डील कर रहे हो, नथिंग अदर देन दिस। तो या तो आप गुड्स बेच रहे होगे या सर्विसेज दे रहे होगे। ठीक है, डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। सर देखो
There should be regularity of dealing, exchange of goods and services. One single transaction of sale purchase does not constitute a business. मैंने क्या बोला, एक बार अगर कभी मैंने एक बच्चे को पढ़ा दिया, उससे मैंने थोड़े से पैसे ले लिए, उसके बाद मैं कभी बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो कहने से कि आई एम रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ टीचिंग, नो सर, इट इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस किसी चीज को बोलने के लिए वो ट्रांजेक्शन कैसी होनी चाहिए बच्चों लोग, रेगुलर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। बात करते हैं प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। सर बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा जब तक आप क्या नहीं बनाते सर, प्रॉफिट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि बिजनेस फिर बंद करना पड़ेगा ना भाई, बिजनेस से क्या कमाने पड़ेंगे आपको, पैसे। बिकॉज बिजनेस जब आपने स्टार्ट करा, आपने कैपिटल लगाई, अब कैपिटल से क्या आना चाहिए सर, प्रॉफिट आना चाहिए ना, बिजनेस करके प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात समझे। अब सर अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से पढ़ लेना। ये आपके पहले के एग्जाम्स में भी आया होगा, अभी भी ये अच्छा खासा एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स का। ठीक है, अब अगर हम बात करें बिजनेस की मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, सर ये बिजनेस बनता कैसे सर, इट स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। तो अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके जो भी पीछे लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो भी पेपर वर्क आपको कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सर प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन आप कैसे कर सकते हो, सर डॉक्टर बनना है, सर व्हाइट कोट डाल लो और हम बन गए डॉक्टर, सर ब्लैक कोट डाल लो हम बन गए लॉयर, ऐसा थोड़ी ना होता रे। आपको क्या करनी पड़ती है सर, डिग्री लेनी पड़ती है। तो मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशन बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। तो मेंबरशिप कैसे मिलेगी सर, पढ़ाई करके। तो बच्चों बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के लिए आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। डिग्री जब कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको मिलती है उसकी मेंबरशिप। ठीक है, उसकी मिलती है आपको मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी। जैसे मान लो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो आपको सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, फिर आपको मेंबरशिप मिलती है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर आपको अपना क्लिनिक ओपन करना है या अपनी लॉ फर्म अगर ओपन करनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। फिर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर, तो आप जॉब करने के लिए जाते हो, वहां पर आपका इंटरव्यू होता है, उनको अगर आप समझ में आते हो तो वो आपको क्या देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि भाई काम कितने कितने बजे आप लोगों को आना है, व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल, क्या क्या हम आप लोगों से काम वाम करवाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क। प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। यहाँ पे बिजनेस में आप क्या करते हो सर, या तो हम गुड्स के अंदर डील करते हैं या सर्विसेज के अंदर डील करते हैं। किसको देते हैं सर ये सारी सर्विसेज, पर्सन को। बात करते हैं प्रोफेशन, तो प्रोफेशन कैसी सर्विसेज देता है, पर्सनलाइज सर्विसेज। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास आया, उसने बोला सर अकाउंट्स पढ़ने, तो मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा जबरदस्ती, उसको हिंदी थोड़ी ना पढ़ा दूंगा, तो इसको बोलते हैं पर्सनलाइज सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। डॉक्टर को अगर आप बोलते हो सर में दर्द हो रहा है तो सर के दर्द की दवाई देगा, आपको पेट दर्द की तो दवाई नहीं देगा ना भाई। चलो आगे चलते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है कि वी आर हायरिंग यू फॉर द अकाउंटिंग सर्विसेज, तो भाई सामने वाला बंदा आपसे अकाउंट्स का काम करवाएगा। तो वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है सर, जिसने आपको काम पे रखा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको काम मिलेगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन, सर बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन लगेगा क्या सर, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। मतलब आपके फादर का बिजनेस है, जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस है, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, कोई जो वो करनी पड़ेगी क्या क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री लेनी पड़ेगी, नहीं सर, सीधा जाके आपको गद्दी पे बैठना है ना। बात करते हैं प्रोफेशन। तुम सोचो अगर मेरे फादर डॉक्टर है, तो अगर मैं पढ़ाई लिखाई ना करूँ तो मैं भी उनका व्हाइट कोट पहन के और बैठ जाऊँ क्या क्लिनिक के अंदर कि भैया मेरे फादर डॉक्टर थे तो मैं भी डॉक्टर, नहीं सर। यहाँ पर तो आपको एग्जाम क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए आपको। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। सर जो आपकी जॉब डिमांड करती है ना, उसकी आपके उस जॉब के हिसाब से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ क्या होनी चाहिए सर, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस छोटा बिजनेस है तो कम कैपिटल, बड़ा बिजनेस तो बड़ी कैपिटल। तो कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द कैपेसिटी, साइज एंड कैपेसिटी के हिसाब से यू नीड द कैपिटल। ठीक है, अब तुम सोचो सर्विसेज का बिजनेस है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो इसके कैपिटल क्या लगती है, कम। कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस है सर, बहुत सारी मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसमें कैपिटल लगती है बहुत सारी सारी। लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टैब्लिशमेंट, सर प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, कोई डॉक्टर बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई लॉयर बन गया, तो लिमिटेड कैपिटल से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे सिर्फ क्या चाहिए होता है आपके पास सर, माइंड चाहिए होता है ना, इंटेंजिबल एसेट आपकी नॉलेज। सर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो नो कैपिटल रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। सीधा आपने सर जो भी जॉब करनी है, सीधा वहां पर के इंटरव्यू क्रैक करा, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, एंड सीधा आपका जॉब स्टार्ट होगी। ठीक है, रिवॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, सर बिजनेस में क्या मिलता है आपको, सब प्रॉफिट्स मिलते हैं। सर प्रोफेशन के अंदर आपको क्या मिलती है, फीस, जैसे आप लोग मेरे को देते हो है ना, पढ़ के फीस देते हो। फिर बात करते हैं सर जॉब अगर आप करते हो तो क्या मिलती है, सैलरी। सैलरी इज द वर्ड यूज फॉर स्किल्ड वर्कर्स, और वेजेस है दिहाड़ी मजदूर। सर अनस्किल्ड वर्कर्स को क्या मिलती है सर, वेजेस मिलती है। ठीक है, इट्स सर डेली के पैसे उसको बोलते हैं ना, जैसे आप लोग बोलते हो। सर रिस्क की बात करते हैं, बिजनेस में रिस्क ज्यादा है कम है, सर हाई रिस्क है। सर प्रोफेशन की बात करते हैं, दैट इज अ लो रिस्क, एंड सर जॉब के अंदर देर इज नो रिस्क। लेकिन बोलने वाली बात है सर, आज के अंदर जॉब के अंदर भी रिस्क होता है।
होता है ना, ढंग से काम नहीं करोगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाओगे तो वो कंपनी थोड़ी ना तुम उसके वो लग रहे हो सर रिश्तेदार जो तुम्हें फ्री फंड के पैसे देती रहेगी, है ना। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो काम मिलेगा, वरना जॉब से भी निकाल दिए जाओगे। बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो सर बिजनेस के अंदर कोई ड्रेस कोड है क्या, कोई ड्रेस कोड है क्या? जैसे मान लो मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, इज देयर एनी ड्रेस कोड? जो मर्जी पहन के आ सकते हैं, नो कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, अब जो लॉयर है, लॉयर का भी, लॉयर को देखा रेड कलर के कोट में पहनते हुए? नहीं सर, ब्लैक कलर का कोट होता है ना सर उसका, है ना। डॉक्टर होता है व्हाइट कलर का कोट होता है, दैट इज द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। उनकी जो यूनिफॉर्म है वो डिसाइडेड है क्या पहनना है क्या नहीं। फिर बात करते हैं सर जॉब के अंदर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कुछ स्कूल्स में टीचर्स होती है तो वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि टीचर्स जो आएंगे वो सूट पहन के आएंगी या साड़ीज पहन के आएंगी, तो दैट इज द कोड ऑफ कंडक्ट, आपको अपनी जॉब के हिसाब से पूरा करना पड़ेगा। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। Sir, business activities can be classified into, sir, industry and commerce. Sir, what is industry? Industry is concerned with the production and processing of goods and material. Sir, industry जो है ना क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, बनाती है, प्रोसेस करती है गुड्स को और मटेरियल्स को। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लो मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मेरा काम है बच्चों को कोचिंग सर्विसेज देना, तो ये मेरी इंडस्ट्री कौन सी हो गई? एजुकेशन इंडस्ट्री। अब सर इसको पूरा करने के लिए मुझे कॉमर्स चाहिए। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? सर मुझे बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, ध्यान से समझना, बैंकिंग सर्विसेज। कोई बच्चा बोलता है सर हम चेक से पेमेंट करेंगे, तो मेरे पास बैंकिंग सर्विसेज। सर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बच्चों को दूर दूर से उठा के लाना है, तो मान लो उनको मैंने कैब की फैसिलिटी दे दी, तो वो क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। तो कॉमर्स के अंदर जो है ना बिजनेस करने के लिए जैसे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो गई, बिजनेस फैसिलिटीज, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज। तो एक बिजनेस करने के लिए सर आपको मल्टीपल चीज़ों का सपोर्ट लेना पड़ता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पे कैंटीन होती है सर, वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होते हैं, कैब वाले भैया आते हैं, वैन वाले भैया आते हैं आपको लेने के लिए, या बसेज आती है स्कूल की। तो ये सब आता है बेटा कॉमर्स के अंदर। चलो डिटेल में पढ़ते हैं इसको, ध्यान से देखो, ध्यान से। फिर बात करते हैं बच्चों अपनी इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री क्या होती है? देखो, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए, विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। तो हम रिसोर्सेज जो कि हमने नेचुरल नेचर से जो एक्सट्रैक्ट करे उसको कन्वर्ट करेंगे यूजफुल गुड्स में। मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। तो सर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए क्या लगेगी? सर मशीन्स लगेंगी और टेक्निकल स्किल्स लगेगी उस मशीन को चलाने के लिए। दीज इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आ जाती है, या तो गुड्स की भी हम बात करते हैं या फिर एनिमल्स की भी बात करते हैं, जहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, मुर्गी उर्गी हेंस वगैरह को रखते हैं ताकि उनसे एग्स मिले, या फिर बी हाइव्स होती है तो उनसे हनी मिलेगा, ठीक है। तो ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी होगा, या कैटल फार्मिंग भी करते हैं सर मिल्क प्रोडक्शन के लिए। इंडस्ट्री इज ऑल्सो टर्म टू मीन ग्रुप ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। तो अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर कौन कौन आ गया? वोडाफोन आ गया, आइडिया आ गया, वो आ गया, जियो आ गया। तो इंडस्ट्री क्या होती है सर? ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि एक जैसा बिजनेस करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लोग इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ओ बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो फटाफट से क्या कर देना? लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज सारी बिजनेस स्टडीज मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। एक प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, एक सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज 3 तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्रीज। सर क्या होती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज? देखो ध्यान से, दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सर हम नेचर से हम क्या निकालते हैं? रिसोर्सेज निकालते हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, दे आर डिवाइडेड एज फॉलोज। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है कि नेचर से हमने कोल निकाला, नेचर से हमने गोल्ड निकाला, उसको प्रोसेस करा, ऑर्नामेंट्स बनाए, ठीक है, ऐसे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है? दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, सम सप्लाई। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर एक इंडस्ट्री आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री का एक पार्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जो कि क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं सर नेचर से, जैसे फार्मिंग करना, माइनिंग करना, हंटिंग करना, सर फिशिंग करना, ठीक है। तो नेचर से ही तो निकालना ना हमसे, है ना। चलो आगे फिर बात करते हैं सर दूसरी एक इंडस्ट्रीज होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज का पार्ट है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड द जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या है? इंगेज इन द ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द यूज इन द फर्दर रिप्रोडक्शन, जैसे सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इन एडिशनल एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, तो कैटल्स या फिर पोल्ट्री फार्म्स या फिर फिश की हैचरीज हो गई, कम्स अंडर जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जहाँ पे आप एनिमल्स वगैरह को पालते हो, है ना, ब्रीडिंग करवाते हो, और उन लोगों से जो भी आपका एनिमल का जो प्रोड्यूस है उसको आप क्या करते हो सर? यूज करते हो, ठीक है। चलो आप बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज खत्म हुई, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ध्यान से देखना, दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर। तो सर प्राइमरी इंडस्ट्री से आपने जो नेचर से जो रिसोर्सेज जो निकाल लिए, अब आप उसको फर्दर क्या करने वाले हो? प्रोसेस करने वाले हो। जैसे मान लो मैंने शुगर केन उगाया, लैंड पे शुगर केन उगा, अब शुगर केन आ गया, अब मैं उसको फर्दर प्रोसेस करूंगा, उसको गुड़ में कन्वर्ट करूंगा या शुगर के अंदर कन्वर्ट करूंगा। दैट इज द वर्क ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। कौन करेगा? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल विच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर।
आ चुका है हमारे पास रॉ मटेरियल, अब उसको प्रोसेस करना है, कहाँ पे प्रोसेस करेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। These industries process such material to produce goods or final consumption or for further processing by other industrial needs। तो सर मैं उसको जो है ना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जैसे मान लो देखो, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। सर आयरन ओर निकालना नेचर से प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, अब आयरन ओर को किस में कन्वर्ट करना, स्टील, बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आयरन ओर निकालना कौन सी इंडस्ट्रीज हो गई, प्राइमरी। लेकिन उस आयरन ओर को कन्वर्ट कर दे स्टील, वो कौन सी इंडस्ट्री होगी सर, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ऐसे तुम सोचो क्रूड ऑयल निकालना, सर प्राइमरी इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाना, डीजल बनाना, कौन सी इंडस्ट्रीज हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हो गई। बात करते फॉर एग्जांपल माइनिंग ऑफ, नहीं पढ़ लिया ना भाई, चलो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज आर, तो इसका देखो ना सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर। क्या होती है सर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हमें समझा दो ना। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आप क्या कर रहे हो सर, गुड्स बना रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना, सिंपल सी बात है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, टनल्स बनाना, कैनल्स बनाना। कंस्ट्रक्शन से ही पता चल रहा है सर रोड्स वगैरह ब्रिजेस बन रहा होगा। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ठीक है सर, ये चीज समझ में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो चार कैटेगरीज के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग को क्लासिफाई करते हो चार में। तो देखो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की दो क्लासिफिकेशन है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग को क्लासिफाई कर सकते हो चार इंडस्ट्रीज में, कौन कौन सी सर, एक होती है एनालिटिकल, एक होती है सिंथेटिकल, एक होती है प्रोसेसिंग और एक होती है असेंबलिंग। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है, विच एनालाइजेज एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल एज इन द केस ऑफ द रिफाइनरी। तो जैसे मान लो ना, सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल, तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकाल देना, डीजल निकाल देना, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। तो जैसे मान लो सीमेंट बनाना है ना, तो सीमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करा, ठीक है, उसको मिलाया और उससे क्या बना दिया सर, सीमेंट बना दिया, दैट इज नोन एज सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर। तो शुगर बनाने के लिए शुगर केन को क्या करा सर, प्रोसेस कराना, तो उसको क्या बोला सर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर बात करते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। वाइल असेंबलिंग डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स, जैसे ना आपका कंप्यूटर होता है, उसका मदरबोर्ड हो गया, उसका उसके अंदर जो भी रैम लग गई, ठीक है, और उसके अंदर जो भी प्रोसेसर जो भी लग गया, तो उन सबको हमने कंबाइन करा और उसको क्या करा, एक असेंबल करके एक पीसी बना दिया, दैट इज नोन एज असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे कार है, कार का इंजन एक कंपनी बना रही है सर, उसकी सीट कोई और बना रहा है सर, उसका जो अंदर प्लास्टिक के कंपोनेंट है, स्टील के कंपोनेंट है, सब अलग अलग कंपनीज बना रही है, हमने उन कंपनी से सामान लिया, सबको जोड़ा और गाड़ी बना के बेच दिया, दैट इज असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। ऐसे आपका आईफोन हो गया सर, उसका प्रोसेसर कोई और बना रहा है, स्क्रीन कोई और बना रहा है, ठीक है, बैटरी कोई और बना रहा है, सारे कंपोनेंट्स आए, उसको असेंबल करा, जोड़ा, चिपकाया, ब्रांडिंग करी और महंगे प्राइसेस के अंदर हमने क्या कर दिया, बेच दिया, दैट इज असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। बात करते हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज। दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। देखो बिजनेस करने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ये सर आप लोग सुबह जॉब पे जाते हो, अरे हम लोग तो सर बच्चे ना, अरे स्कूल तो जाते हो ना, तो वैन से जाते हो तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सर बैंक वालों, स्कूल वालों को कभी तुम चेक वेक से पेमेंट करते हो, सर बैंकिंग इंडस्ट्री देखो जरूरी हो गई बिजनेस करने के लिए। इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस समझते हो ना, सर बिजनेस करना है, मेरा सामान दिल्ली टू मुंबई जा रहा है, इसे ट्रक के अंदर जा रहा है, ट्रक पलट के मेरा सामान क्या हो जाएगा, खराब, तो उस सामान का मैं क्या करवा लेता हूँ, इंश्योरेंस। कल को कोई लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी सर, पैसे देगी। देखो थोड़ा सा मैं फास्ट फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज मुझे क्या करना है, वन शॉट वीडियो बनानी है ना। फिर वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज क्या होगी, वेयर हाउसिंग क्या होगी सर, आपको स्टॉक को क्या करना है सर, कलेक्ट करके रखना है एक जगह पर, है ना। तो वेयर हाउस क्या होता है, आपका गोडाउन, है ना, ठीक है सर, गोडाउन तो लगेगा ना सर, सामान इतना सारा बना के रख रखा है कहीं। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन, सर फोन पे, जैसे मान लो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, कम्युनिकेट करना होता है, क्लास इतने बजे आ जाना। फिर बात करते हैं पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग की, ठीक है, तो पैकेजिंग लगेगा बिजनेस में, एडवर्टाइजिंग। तो बेटा टर्शरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जो कि आपको प्राइमरी बिजनेस और सेकेंडरी बिजनेस करने में, एक्टिविटीज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अगर ये ना हो तो हम बिजनेस ना कर पाए, बिजनेस करना क्या हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, ठीक है। फिर बात करते हैं सर कॉमर्स की। तो इंडस्ट्री हमने खत्म करा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉमर्स। वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, मेरे को पता है, नीचे कमेंट करके बता देना सर कैसे लगा, फटाफट से आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज। कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज। कॉमर्स में आता है एक ट्रेड आता है, एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ध्यान से समझना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इज टर्म्ड एज ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है सर, सामान को बेचना, सामान को खरीदना, उसको बोलते हैं ट्रेड। बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो सामान इतना ईजिली खरीदना और इतनी ईजिली बिक जाता है क्या, उसके बीच में बहुत सारी क्या लगती है सर, एक्टिविटीज लगती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड इंक्लूड। तो देखो ना सर, ट्रेड करना क्या होता है, सामान को खरीदा और बेचा, लेकिन ऐसा इजी नहीं है, उसके लिए बहुत सपोर्टिंग सर्विसेज लगती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, सपोर्टिंग सर्विसेज टू ट्रेड। तो अगर सामान खरीद रहे हो तो सर सामान खरीद जाने के लिए क्या लगेगा सर, ट्रांसपोर्ट लगेगा, जाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह पर बेचना है, दूसरे स्टेट में बेचना है, दूसरी कंट्री में बेचना है, तो सर एरोप्लेन से भेजना पड़ेगा, छुक छुक गाड़ी से भेजना पड़ेगा, है ना। बैंकिंग सर्विसेज लगेगी। अब सामने मान लो मिस्टर जॉन रहता है यूएस में, मैंने उसको सामान बेचा, तो पैसे लेने के लिए जॉन के पास थोड़ी ना जाऊंगा, उसको बोलूंगा बैंक में पैसे डाल दे। सामान का क्या करवाऊंगा, इंश्योरेंस। कल को भैया शिप पे सामान जा रहा है, शिप अगर डूब गया, मेरा सामान भी क्या हो जाएगा सर, डूब जाएगा, तो इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, हेलो मिस्टर जॉन सामान बेच दूं क्या, तो कम्युनिकेशन सर सामान बेचने के लिए। एडवर्टाइजिंग है ना, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सर मैं क्या बेच रहा हूँ क्या नहीं, तो मुझे एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी, सामान की पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी, और सामान का गोडाउन भी रखना पड़ेगा। तो कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कॉमर्स के अंदर ट्रेड भी आ जाता है एज वेल एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी आता है। तो कॉमर्स एक बड़ी टर्म है। कॉमर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, ट्रेड आता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो अगर अगर मैं बोलूँ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर टर्शियरी इंडस्ट्रीज, बात एक ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर। ऑब्वियसली सर, कॉमर्स जो है लिंक है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, बिकॉज बीच में क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लगेगी, बैंक की सर्विसेज लगेंगी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट जा रहे हैं, जस्ट एक बार मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था, ठीक है। डिटेल में तो हमने क्लास में पढ़ रखा है, काफी घंटे लगाए थे एक एक चैप्टर्स के अंदर। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो देखो सर, बिजनेस करने के लिए आपको क्या लगेगा सर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड जनरली टेक प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे टी कहाँ पर उगती है दोस्तों, असम के अंदर, लेकिन सर टी कंज्यूम होती है दिल्ली के अंदर भी, सर मुंबई के अंदर भी, जगह जगह टी जाती है। अब कैसे जाती है, ट्रांसपोर्ट से पहुंचेगी। कॉटन कहाँ पे फेमस है, गुजरात, महाराष्ट्र। जूट कहाँ पर फेमस है सर, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सर अलग अलग कंट्रीज में इनकी क्या होती है सर, रिक्वायरमेंट। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव बाय। अब सर ये सामान को कैसे पहुंचाया जाए दूसरी दूसरी स्टेट के अंदर, ऑब्वियसली सर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज से। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो फैक्ट्री से इसको पहुंचाया जाएगा जहां पर इस चीज की क्या होने वाली है, कंजम्पशन, जहां पे इसकी खपत होने वाली है। अब सर असम के अंदर टी बनी थी, सर लोगों को दिल्ली के अंदर चाय पीनी है, तो सर ट्रेन से सामान पहुंचा सर, या उससे ट्रक से सामान पहुंचा, और यहाँ पे हमने क्या करी सर, टी कंज्यूम करी। देर इज ऑल्सो नीड फॉर कम्युनिकेशन फैसिलिटी सो दैट प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर में एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर। सर ट्रक कहाँ तक पहुंचा, सर यहाँ से ट्रक निकल चुका है, 2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। सर बात तो करनी पड़ेगी ना आपको, किसी सामान खरीदना है या बेचना है तो। दीज पोस्टल सर्विसेज टेलीफोन फैसिलिटीज में ऑल्सो भी रिगार्डेड एज ऑक्सिलरीज टू बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। समझ गए सर, तो यहाँ पे समझ गए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे लिखने को आएगा तो लिख सकते हो यस सर। सर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, देखो नोट्स कितने अच्छे बना दिए आप लोगों के लिए। बुक अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपको लगेगा सर इतना सारा जो है ना वो है पैराग्राफ, है ना, और सारा ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपके लिए कलरफुल बना दे एकदम बढ़िया से। बिजनेस एक्टिविटीज, इसके लिए डबल लाइक बनता है, वो 2 बार मत दबा देना, वो जो लाइक करोगे वो भी हट जाएगा, 3 बार दबाना, 1 2 3, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। तो बैंकिंग की बात करते हैं, वो भाई बिजनेस कैसे करोगा, कैसे करोगे सर, पैसे से करेंगे। पैसे कहाँ से आएंगे, अगर या तो मेरे पास सेविंग्स है तो वहाँ से आएंगे, या बैंक से क्या ले लूँगा, लोन ले लूँगा। तो बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, जब तक पैसे नहीं है एसेट्स के लिए, परचेजिंग द रॉ मेटल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन बाय बिजनेसमैन। कहाँ से ले सकते हो पैसा भैया, आप बैंक से ले सकते हैं। थस बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो पैसे की जो कमी है वो पूरा कौन करके दे देगा सर, बैंक पूरा करके दे देगा, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक जनरली लेंड मनी बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन एडवांसेस। तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकता है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्या होती है, कुछ अच्छे कस्टमर्स को मिलती है जिसकी बैंक के अंदर गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है, हर किसी को नहीं मिलती। मतलब आपके पास जितना बैंक में पैसे पड़ा हुआ है उससे ज्यादा आप पैसे निकाल सकते हो। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा। देखो इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। कैश क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ लोन जो कि बैंक आपको दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड्स भी मान सकते हो। इन फॉरेन ट्रेड कमर्शियल बैंक्स हेल्प एक्सपोर्टर इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द इंपोर्टर्स। तो तुम सोचो ना, मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मिस्टर जॉन को मुझे सामान बेचना है, तो मिस्टर जॉन से पैसे कैसे आएंगे मेरे पास सर, मिस्टर जॉन सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा, थोड़ी ना मैं उसके पास आऊंगा या वो मेरे पास आएगा पैसे देने के लिए। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो हेल्प प्रमोटर्स ऑफ कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं सर इंश्योरेंस की। बात करते हैं इंश्योरेंस की। खुदा ना खास्ता कभी आप लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, है ना, और आपने इधर उधर नहीं देखा था क्योंकि आप किसी से फोन पे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, आप बात में इतने बिजी थे, आपने गाड़ी आते हुए नहीं देखी, तो इस लड़की ने इस लड़की को क्या कर दिया सर, ठोक दिया, ठीक है। अब क्या हुआ सर, इन मैडम का अगर इंश्योरेंस होगा तो इनको क्या मिल जाएंगे सर, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, वरना सारा का सारा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इनको अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। सर इंश्योरेंस बेचोगे क्या अभी तो नहीं बेच रहा। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क।
फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द थेफ्ट एंड अदर रिस्क, है ना। बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं ना, फैक्ट्री बिल्डिंग है सर, मशीनरी है सर, फर्नीचर है सर, कभी आग वाग लग गई है ना, चोरी वोरी हो गई, तो ये बहुत सारे रिस्क होते हैं। इनसे सब रिस्क के बचने के लिए आप क्या करवा सकते हो, इंश्योरेंस। मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांजिट, हेल्प नहीं है ये, हेल्ड है, हेल्ड। गुड्स एंड मटेरियल हेल्ड इन स्टॉक और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। देखो जो सामान आपके स्टॉक में रख रखा है, हो सकता है वो बड़े बड़े क्या हो जाए सर, खराब हो जाए, या फिर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो सर उसके बीच में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई चोरी हो जाए, तो बहुत सारे रिस्क होते हैं स्टॉक के अंदर। तो अपने स्टॉक को हमें क्या करवाना है, इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस करवाने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी को हमें एक स्मॉल अमाउंट सा प्रीमियम देना पड़ता है, बदले में कंपनी हमें क्या देती है सर, रिस्क का कवर देती है, ठीक है। और समझाऊंगा आगे वाले चैप्टर्स में। एम्प्लॉइज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। तो एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करना। अब तुम देख रहे हो स्विगी वाले बंदे, जोमेटो वाले बंदे इधर उधर से इधर उधर से सामान लेकर आपके पास आते हैं, बहुत सारे उनके क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं कभी कभार। अब जोमेटो वाली कंपनी क्या करवा के रखते हैं, उनका इंश्योरेंस, ताकि कल को अभी कोई चोट लग जाए तो कम से कम जोमेटो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी ना आए। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन ऑल केसेस, है ना। आज की डेट में हर चीज़ का आप लोग इंश्योरेंस ले सकते हो, अपने किसी भी बॉडी पार्ट का भी इंश्योरेंस ले सकते हो। ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल प्रीमियम, थोड़ा सा पैसा आपको देना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज एंड कंपनसेशन फॉर इंजरी इफ एनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब जैसे मान लो कोई सिंगर है, वो अपने सर वोकल कॉर्ड का क्या लेते हैं सर, इंश्योरेंस लेते हैं, है ना, लेते हैं सर, ठीक है। कल को अगर वो खराब हो गई या आवाज़ चली गई तो पैसे कैसे कमाएंगे। चलो बात करते हैं वेयर हाउसिंग की, बात करते हैं किसकी, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस क्या होता है सर, ये है गोडाउन जहाँ पर आप अपने सामान को क्या करके रखते हो, स्टोर करके रखते हो। तो यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। सामान ऐसा थोड़ी ना अभी आपने बनाया और अभी कभी आपका बिक जाएगा। सर हम एप्पल कंपनी थोड़ी ना, तो सर हमें सामान को किस में रखना पड़ता है सर, गोडाउन के अंदर रखना पड़ता है। जब जरूरत होगी, जब डिमांड आएगी, उसके बाद हम उसको सेल करेंगे। दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट लॉस और डैमेज। तो अच्छी जगह पर आप सामान को रखना, ये नहीं सामान को रखा था चूहे आ गए, पानी आ गया अंदर, सर आग लग गई, है ना, संभाल के रखना पड़ेगा सामान को। वेयर हाउसिंग हेल्प्स बिजनेस फर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। तो अगर आपको कोई स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम किससे दूर हो पाएगी सर, वेयर हाउस से दूर हो पाएगी, ठीक है। फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। प्राइसेस आर देयर बाय मेंटेन्ड एट अ रीजनेबल लेवल थ्रू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो देखो पता है क्या होता है, कोई भी सामान का प्राइस कब बढ़ता है, जब उसकी मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है। तुम सोचो मार्केट के अंदर, जैसे मान लो याद है तुम्हें एक बार ओनियन प्याज का प्राइस बहुत ज़्यादा पहुंच गया था, क्यों, क्योंकि सर मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत कम हो गई थी, मतलब जो ओनियन की जो प्रोडक्शन थी ना वो कम हो गई थी। अब तुम सोचो एकदम से प्रोडक्शन अगर कम हो गई, तो अगर हमारे पास स्टॉक होगा तो हम स्टॉक को निकाल के मार्केट में क्या कर देंगे, बेच देंगे, तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं सर, कंट्रोल में आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। सर कोई भी बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजिंग चलता है क्या सर, एडवर्टीजमेंट करनी बहुत जरूरी है। सर यूट्यूब पे मैं ऐसे आपको वीडियो डाल रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो एडवर्टाइजिंग ओनली ना, मैं आपको सिर्फ बता पा रहा हूँ कि मैं कैसी सर्विसेज देता हूँ, आपको कैसा पढ़ाता हूँ। तो एडवर्टाइजिंग इज वट यू पे फॉर एंड पब्लिक रिलेशन इज वट यू प्रे फॉर। तो देखो एडवर्टाइजिंग से मैं आपके पास आया, आपने मेरी वीडियो देखी, वीडियो देख के आपको लगा सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो आप मेरे क्या बन गए, एक लॉयल कस्टमर बन गए। तो उसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस। के लिए हम क्या करते हैं सर, प्रे करते हैं कि सामने वाले को हम हमारी सर्विसेज अच्छी लगे और वो हमारा एक लॉयल कस्टमर बन पाए, ताकि हमसे आगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले पाए, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस एंड प्रमोट योर प्रोडक्ट सर्विसेज और एन आइडिया टू योर पोटेंशियल कस्टमर। तो हमारे जो कस्टमर है उनके पास तक हम लोग पहुंचेंगे। एंड मोटिवेट यू टारगेट कस्टमर टू रिकॉग्नाइज योर अकम्पलिशमेंट। और कस्टमर को बोलेंगे कि देखो यार हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके देखो, ना मजा आए तो बताना। ऑल्सो देयर इज अ नीड टू परसुएट पोटेंशियल कस्टमर एंड बायर्स अबाउट द यूटिलिटी फीचर्स। यार पोटेंशियल कस्टमर को आपको बताना पड़ेगा आप क्या ऑफर कर रहे हो। मान लो मेरी एक गाड़ी है, मैं गाड़ी को बेचता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा सर इसकी माइलेज कैसी है, सर इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, सर ये तेज स्पीड पे कितनी तेजी से रुक जाएगी, इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, सब कुछ इसको बताना पड़ेगा कस्टमर को, उसकी क्वालिटी, उसके प्राइस, उसकी इन्फॉर्मेशन गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि वो आपका सामान क्या करे सर, परचेज करें, ठीक है। अब कस्टमर आया, गाड़ी देख रहा है, मैंने बोला लेना है तो लो वरना जाओ, ऐसे थोड़ी ना होएगा सर। उसको परसुएट करना पड़ेगा, उसको प्रेशर करना पड़ेगा कि सर देखो हमारी गाड़ी अच्छी है, कॉम्पिटिटर्स की इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी अच्छी गाड़ी है, ठीक है। ओके सर हम समझ गए। ये वाला चैप्टर तो बहुत सिंपल है ना। यस, एडवर्टाइजिंग और ऑलवेज अ पेड एक्टिविटी। एडवर्टाइजिंग पेड होती है, वेयर बिजनेस ऑक्यूपाइज अ स्पेस इन द, या तो अखबारों के अंदर एडवर्टीजमेंट होती है, या फिर आज की डेट में इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एडवर्टीजमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, डिजिटल मार्केटिंग बोलते हो। पर्सनल रिलेशन एक्टिविटीज ऑन द अदर हैंड आर नॉर्मली अनपेड, वेयर बिजनेस एंटर्स इनटू अ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एंड बिल्ड अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। तो सर एक कस्टमर के बीच में आपको क्या बनाना पड़ता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप। कस्टमर को हमें रिटेन रखना है अपने पास, कस्टमर कहीं और बाहर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें कस्टमर बढ़ाने हैं, कम नहीं करने।
ये सब होता है सर। एडवर्टीजमेंट से कस्टमर आए, लेकिन सर्विसेज अच्छी, इतनी अच्छी दो ताकि कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए। अब बिजनेस करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई लोग? सर बिजनेस करने के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, सर यहाँ से आपका वो क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा? केस स्टडीज। तो केस स्टडीज भी मैं आपको एक बार को करवा दूंगा ताकि आपको रफ आइडिया मिल जाए। बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि सर कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम अचीव करना। तो इट इज़ यूज टू मेजर द एफिशिएंसी एवरी बिजनेस एंटरप्राइज बट एम्ड एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। सर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, सर वेस्टेजेस कम करनी है, एफिशिएंट अच्छे से यूज़ करना है मशीन्स को और ह्यूमन रिसोर्सेज को। एम्प्लॉइज़ का ऐसा नहीं है 8 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे काम करने की जगह वो 4 घंटे बात कर रहे हो, सिर्फ 4 घंटे काम कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, ऐसे तो आपकी सैलरीज क्या हो रही है सर, वेस्ट हो रही है। बिजनेस में क्या होनी चाहिए सर, इनोवेशन होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट के अंदर रेगुलर बेसिस के अंदर क्या करते जाओ, चेंजेस करते जाओ, न्यू डिजाइन लेकर आते जाओ, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आओ, ताकि अच्छी अच्छी वैराइटीज होनी चाहिए ताकि आपका सामान बिके और आप आउटडेटेड ना हो जाओ। मार्केट क्रिएटिंग एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर। सर मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में जमे रहो, ठीक है, मार्केट को छोड़ के मत जाओ। धीरे धीरे आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे जब आपकी वैराइटीज बढ़ेगी। तो कस्टमर की नीड्स को समझो, वांट्स को समझो। अंदर का थोड़ा सा कंटेंट खुद से पढ़ लेना, बहुत ईजी मैंने इंग्लिश लिख रखी है, मैं सिर्फ अभी आपको समझा रहा हूँ इसके अंदर क्या लिखना है आप लोगों को। फिर बात करते हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, जैसे मान लो लैपटॉप हो गए आपके, एसीज वगैरह हो गए, टेबल चेयर हो गए, दैट इज फिजिकल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज द मनी। तो बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स, मशीन्स चाहिए, ऑफिसेस, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे फंड्स टू बी एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सप्लाई सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। तो सर फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए कुछ भी सर्विसेज देने के लिए। जैसे अभी मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो सर मेरा लैपटॉप है जिससे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। अब इस लैपटॉप को खरीदने के लिए मेरे पास क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट इज मनी। थस they must aim at acquiring these resources according to their requirement and use them efficiently। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू हैव टू बाय द फिजिकल रिसोर्सेज और उसको एफिशिएंटली यूज करो, है ना। ऐसा नहीं ना अब मैंने लैपटॉप खरीद लिया मैं उसमें गेम खेल रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं। अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट क्या होता है सर, आपने कमाया ज्यादा, खर्चा कम करा था। द फोरमोस्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट। हर कोई बिजनेस क्यों कर रहा है भाई, सीधी सी बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना। और प्रॉफिट कमाओगे जब भी तो आप क्या करोगे, सर्वाइव। अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो आज नहीं तो कल बिजनेस तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस firms to contribute resources for solving social problems and work in a socially desirable manner। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ना, बीइंग अ बिजनेसमैन आपको सोसाइटी के हिसाब से भी सोचना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई बच्चा आया, वो कह रहा सर मेरे पास फीस नहीं आपको पैसे देने के लिए, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। तो मैंने क्या बोला, आजा भाई आओ तेरे को आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। बिकॉज हम देखो सोसाइटी से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो सर हमारा 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव दैट थिंग बैक टू द सोसाइटी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर बिजनेस रिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, इस कॉन्सेप्ट से 100% आपका क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज बिजनेस रिस्क। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। रिस्क क्या होता है कि सर हमारा जितना हमने प्रॉफिट सोचा था तो प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, किसी ऐसे इवेंट की वजह से जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। तो मान लो जैसे कोविड-19 आया था, किसी ने सोचा था कोविड आएगा, नहीं आएगा, तो किसी ने किसको आइडिया नहीं था, तो अब उसके वजह से क्या हो गया सर, हमारा प्रॉफिट कम हो गया या फिर बिजनेसेस के क्या हो गए, लॉसेज हो गए। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी में डिक्लाइन। मान लो मेरा प्रोडक्ट है, मैं आइसक्रीम बनाता हूँ, एक ही आइसक्रीम है मेरे पास, चॉकलेट आइसक्रीम, और लोगों का एकदम से जो है ना सर मन हट गया चॉकलेट खाने का, तो मेरी क्या हो गई सर, कंपनी बंद हो जाएगी ना। चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर और ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। तो या तो कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, पहले वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाते थे, अब चॉकलेट वाली आइसक्रीम नहीं खा रहे। या फिर तुम सोचो एक कॉम्पिटिटर आ गया जिसकी चॉकलेट वाली आइसक्रीम मेरी आइसक्रीम से भी क्या थी सर, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, तो अब कस्टमर मेरी आइसक्रीम ना खरीद के उसकी वाली आइसक्रीम खा रहे हैं ना भाई, ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइज कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। देखो रिस्क आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। क्या होता है सर ये स्पेक्यूलेटिव रिस्क, पढ़ते हैं देखो। स्पेक्यूलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। देखो स्पेक्यूलेटिव रिस्क के अंदर आपको गेन भी हो सकता है या फिर आपको क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। 50-50% चांस है, या तो जीतोगे या तो हारोगे। जैसे मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, तो मैंने बोला इंडिया जीतेगी, अब 50-50 है, या तो जीत सकती है या हार सकते हैं। स्पेक्यूलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू द चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन द डिमांड सप्लाई, चेंजेस इन द प्राइस। तो किसकी वजह से हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो सकता है, प्राइस की वजह से हो सकता है, या फिर फैशन में चेंज आ गया, कस्टमर के टेस्ट के अंदर चेंज आ गया। फेवरेबल मार्केट कंडीशंस आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेन। तुम सोचो मैं चॉकलेट वाली आइसक्रीम बनाता हूँ, लोगों को मन कर गया और चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाने का, तो ये क्या हो गया, फेवरेबल मार्केट कंडीशन, मेरे लिए तो अच्छा है ना। फेवरेबल मतलब वो चीज़ जो मेरी कंपनी के लिए अच्छी है, तो उससे मुझे क्या होगा सर, गेन होगा। वेयर एज अनफेवरेबल वंस में रिजल्ट इन द लॉसेस। लेकिन लोगों का एकदम से मन हट गया, चॉकलेट वाली आइसक्रीम नहीं खाएंगे, वनीला वाली आइसक्रीम खाएंगे, तो मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद 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 बंद, ठीक है।
वही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा शैतान बच्चों, जल्दी से बताओ। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है सर, लाइक करना है। और आई होप सो आपने अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर दिया होगा, इसको शेयर कर दिया होगा। प्योर रिस्क इन्वॉल्व द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। प्योर रिस्क क्या होता है सर, या तो लॉस होएगा या तो लॉस होगा नहीं। यहाँ पे गेन की बात नहीं कर रहे, लॉस होगा या तो नहीं होगा, गेन की बात नहीं है। द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। तो या तो फायर लगेगी या नहीं लगेगी, थेफ्ट होगा या नहीं होगा, ये कैसे रिस्क है, प्योर रिस्क है। देयर अकरेंस में रिजल्ट इन द लॉस वेयर एज नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। तो यहाँ पे देखो, अगर हुआ तो लॉस होएगा, नहीं हुआ तो कोई प्रॉफिट भी नहीं होने वाला मुझे, ठीक है। तो या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। सर व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। देखो, रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। सर रिस्क है तो इसके रिस्क तो होगा ही होगा बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। सर अगर आपने रिस्क लिया है तो बदले में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा, सारे के सारे पैसे आप लोगों के, आपको थोड़ी ना किसी को बांटने हैं। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। रिस्क किसकी वजह से होता है, तुम सोचो एकदम से डिमांड के अंदर चेंज आ गया, प्राइसेस के अंदर चेंज आ गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई सर, हड़ताल राइट्स हो गई सर, स्ट्राइक्स हो गई, इसकी वजह से क्या होता है सर, रिस्क हो जाता है। अब जैसे कोविड-19 था, ये क्या था आपका, एक रिस्क था। HMPV वायरस एक तरीके से क्या है सर, आपके लिए रिस्क है, ठीक है, जिसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसके अंदर का कंटेंट आप पढ़ लोगे, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क समझा दिया मैंने आप लोगों को, बहुत सिंपल सी हेडिंग है। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क आता है। सबसे पहले होते हैं सर नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक, सर मैं फ्लड को कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं सर, काश मेरे पास ऐसी पावर होती। सर अर्थक्विक, लाइटनिंग है, थंडर स्ट्रॉन्ग आना, वो कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं सर। हैवी रेन्स, फेमाइन। फेमाइन क्या होता है सर, सूखा पड़ जाना, वो तो ड्राउट होता है। फेमाइन मतलब खाने की कमी हो जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फेमाइंस। प्रॉपर्टी एंड इनकम इन द बिजनेस, तो नेचुरल कॉजेज है सर, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दे आर नेचुरल कॉजेज। बात करते हैं ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमंस में क्या आता है सर, आपका वर्कर ने, किसी ने आपको जो है ना पीछे से स्टैप कर दिया सर, धोखा दे दिया पीछे से। पीछे से धोखा कैसे दे दिया, मतलब सर बंदा बोलता था कि सर मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, लेकिन उसने क्या बोला सर, झूठ बोल दिया आपसे, क्या करा, झूठ बोल दिया, आपकी कंपनी के पैसे खा गया सर। केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, सर आपके जो एम्प्लॉइज है ना, जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहे। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, सर लाइट जाती रहती है सर, काम कैसे करे सर। स्ट्राइक हो गई सर, बंदे गुस्सा हो गए सर। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी हो गई सर, मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रही। तो ये सारे एग्जांपल्स है ह्यूमन कॉजेज, जो कि एक ह्यूमन से हो सकता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं सर, जो कि हमारी इकोनॉमी से हो रही है। सर क्या पढ़ाया है सर, इकोनॉमी से। दे आर रिलेटेड टू द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन। मार्केट के कंडीशन में चेंज आया, फ्लक्चुएशंस इन द डिमांड प्राइसेस, कंपटीशन, चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज आ गया, ठीक है, डिमांड के अंदर चेंज, प्राइसेस के अंदर चेंज, कंपटीशन के अंदर चेंज। तो ये क्या है, हमारे इकोनॉमिक कॉजेज। बाकी होते हैं अदर कॉजेज, जैसे मान लो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। अब तुम सोचो एक जगह बीजेपी की सरकार है, एक जगह आम आदमी पार्टी। अब सर बीजेपी फोकस करती है मान लो एजुकेशन के अंदर, बीजेपी मान लो फोकस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और आम आदमी पार्टी बोलती है एजुकेशन के ऊपर। तो मेरे बिजनेस को किससे फायदा मिलेगा, मान लो आम आदमी पार्टी से फायदा मिल जाएगा, क्योंकि वो एजुकेशन के अंदर पैसे खर्च करेगा। तो दीज आर द अदर कॉजेज ऑफ बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। तो दीज इंक्लूड अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है सर, सरकार ढंग से काम नहीं कर रही। फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे मान लो अभी $1 इज इक्वल्स टू ₹86 चल रहा है, तो अगर मैं अपनी जेब से ₹86 दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, $1। इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन होना ऊपर नीचे, इसके वजह से मेरे बिजनेस को भी क्या होता है सर, लॉस होता है। तो ये सारे सर कॉजेज हैं किसके, बिजनेस के। नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड अदर कॉजेज। बोलो बच्चों, समझे नहीं समझे, सर समझ गए, हम लोग समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब बच्चों एक आखिरी हमारा एक टॉपिक है कि सर अगर आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है तो व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो यहाँ पर जो ना हेडिंग डाल देना, फैक्टर्स टू कंसिडर फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये सारे फैक्टर्स है। देखो सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, सिलेक्शन एंड टाइप ऑफ बिजनेस। पहले देख तो लो ना तुम कौन सा बिजनेस कर पाओगे। सर आपको क्लोथिंग का बिजनेस अच्छा लग रहा है, वो बिजनेस कर लो। सर आपको जो बिजनेस, आपको खाने का बिजनेस अच्छा लगता है, आप खाने वाला बिजनेस कर लो। सर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैंने पढ़ाने का बिजनेस करा। तो सबसे पहला देखो, ये एक प्रोसेस है, तो इसको स्टेप वाइज चलना। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस। द नेक्स्ट डिसीजन मस्ट बी टेकन टू फाइनलाइज द फॉर्म ऑफ बिजनेस। सर आप कैसा बिजनेस करना चाहोगे, सर सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाहोगे, पार्टनरशिप में करना चाहोगे, या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहोगे। फिर आप डिसाइड करते हो बिजनेस का साइज, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस। सम डिसाइडिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, द बिजनेसमैन मस्ट डिसाइड वेदर ही वांट्स टू सेट अप अ लार्ज स्केल बिजनेस या छोटा सा बिजनेस करना है। फिर बात करते हैं लोकेशन, सर बिजनेस कहाँ पे करना है, सर कौन सी स्टेट के अंदर करना है, कौन सी सिटी के अंदर करना है। फिर सर मेन रोड पे करना है, गली के अंदर करना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर हैज टू डिसाइड द प्लेस वेयर द बिजनेस विल बी लोकेटेड। बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन ही मस्ट फाइंड आउट द अवेलेबिलिटी। आप तुम सोचो ना, बिजनेस वहाँ पे करना चाहिए जहाँ से आपका रॉ मटेरियल जल्दी से आ जाए, जहाँ पर बिजली आती हो। ऑब्वियसली सर
सर लेबर आसपास रहती हो, सर बैंकिंग फैसिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, तो बिजनेस उस जगह पर करना जहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही है। फिर फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, सर जी पैसे कहाँ से आएंगे। बिजनेसमैन मस्ट एनालाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही मस्ट रिक्वायर, सर कैपिटल कितनी चाहिए, सर एसेट्स कितने लगेंगे, वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए डे टू डे खर्चे को पूरा करने के लिए। प्रॉपर प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड, तो प्रॉपर प्लानिंग कर लेना ये डिसाइड करने के लिए सर कितने पैसे लगेंगे कितने पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं फिजिकल फैसिलिटीज, इट इंक्लूड्स मशीनरी इक्विपमेंट्स बिल्डिंग, दिस डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द साइज स्केल एंड द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ही वांट्स टू कैरी ऑन। तो फिजिकल फैसिलिटीज कितनी लगेगी सर, कितनी मशीन्स, ठीक है, स्केल ऑफ बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस, इस ये फिजिकल फैसिलिटीज़ है जो कि डिसाइड करेंगे आपके बिजनेस का। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, सर काम करने वाले बंदे कैसे होने चाहिए सर, कमिटेड। कमिटेड का मतलब क्या होता है, अरे कमिटेड मतलब जो काम करने के लिए एकदम फुल क्या है सर रेडी है, जो कि हफ्ते के आपको क्या दे सकते हैं, बहुत सारे घंटे दे सकते हैं, 10 घंटे रोज काम करने वाले लोग। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, कॉम्पिटेंट मतलब जो कि कैपेबल है, जिनके पास स्किल्स है, जिसके पास प्रॉपरली ट्रेंड है वो काम करने के लिए। एंटरप्रेन्योर मस्ट फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स एंड मैनेजरल स्टाफ टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, तो आपको पता होना चाहिए स्किल्ड वर्कर्स कितने चाहिए, अनस्किल्ड वर्कर्स कितने चाहिए, मैनेजमेंट स्टाफ कितना चाहिए सर वर्कर सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए। तो जब आपको पता है आपको वर्कफोर्स कितनी चाहिए और आप फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर बात करते हैं टैक्स प्लानिंग, एंटरप्रेन्योर मस्ट ट्राई टू एनालाइज द टाइप ऑफ टैक्सेस बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। तो टैक्स प्लानिंग आनी चाहिए आप लोगों को, आपको पता होना चाहिए जिस स्टेट में मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से टैक्सेस पे करने हैं। टैक्सेस अगर ढंग से पे नहीं करोगे तो सरकार पीछे पीछे और आप आगे आगे है ना पेनल्टी लगाती जाएगी, आप पेनल्टी देते जाओगे। फाइनली जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, लॉन्चिंग द बिजनेस, आप अपने बिजनेस को क्या कर दो, लॉन्च कर दो, ठीक है। तो आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन पॉइंट्स केयरफुली, द एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट द बिजनेस विच कुड मीन मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज, जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अपनी पूरी हो चुकी है, सोर्स फ्रॉम विच कैपिटल विल बी रेज्ड आपने डिसाइड कर लिया, पैसे मैं अपने लगाऊंगा या तुम सोचो शेयर से पैसे लूंगा या फिर बैंकर से पैसे लूंगा, तो आपने सोर्स ऑफ कैपिटल पैसे कहाँ से आएंगे वो आपने डिसाइड कर लिया। बेस्ट वेज ऑफ यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन द फर्म, और पैसे को हम कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे कितने सेव करने हैं, कितना इन्वेस्ट करने हैं, कितना आगे एक्सपेंशन के लिए यूज करना है, ये सब आपने क्या कर लिया सर, डिसाइड कर लिया। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि आप कंसिडर करोगे वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो बट इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट वीडियोस क्या हो गई, खत्म हो गई। अब इसको लर्न तो आपको करना पड़ेगा ना, ये जितनी भी हेडिंग्स है आपने वीडियो के साथ साथ आपको कम से कम हेडिंग के नोट्स बनाने चाहिए। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना, लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलती रहेगी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।